हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो भी हाल ही में बसपा छोड़कर आए हैं। हम इनसे जानते हैं इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, कैसी तैयारी कर रहे हैं, और इन्हीं से बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप बसपा छोड़ दिए हैं। आपका कहना था कि वहाँ पे बहुत सफोकेशन होता था, वहाँ टिकट बेचा जाता था। ये काम बड़े लंबे समय से वहाँ हो रहा था, जैसा लोग कहते हैं। तो इतनी देरी क्यों छोड़ने में? ये सही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने बामसेफ DS4 के रास्ते चलते हुए बहुजन समाज पार्टी का गठन इस मकसद से किया था कि इस देश के दलितों, पिछड़ों तथा अन्य वंचित और उपेक्षित समाज के लोगों को, जिनका यथास्थितिवादी ताकतों ने हजारों साल से शोषण किया है, उन्हें सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाकर सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाएं तथा मुख्य धारा में उन्हें भी सम्मान के साथ खड़ा करें। जब तक मानवर कांशीराम साहब जी जिंदा थे, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को फिर से जीवंत मूर्ति प्रदान करने का काम किया। लेकिन मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण के ठीक बाद माननीय बहन जी ने पैतरा बदला और उनके मौलिक नारे, जिसमें मानवर कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी समानुपातिक भागीदारी की वकालत मानवर कांशीराम जी ने की। लेकिन सुविधानुसार माननीय बहन जी ने उस नारे को बदलकर एक दूसरा नारा ईजाद किया और इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से तैयारी सुविधा संपन्न लोगों की ज़्यादा होगी, इसलिए इनके इस फार्मूले पर सुविधा संपन्न लोग ज़्यादा अवसर भी राजनीति में आगे बढ़ने का पाए, और दलित और पिछड़े इस फार्मूले के बाद गौड़ हो गए, जिसके चलते सुश्री मायावती जी अपने मनमाने के रास्ते पर और आगे बढ़ना शुरू किया। चूँकि उस समय हम सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि माननीय बहन जी की कोई और रणनीति होगी, जो मानवर कांशीराम साहब जी के नारे के साथ साथ इस नारे को ईजाद कर कुछ उसमें इजाफा करना चाहती थी। लेकिन आगे चल के पता लगा कि सुविधा संपन्न लोगों की सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दिलाने की नीयत से इन्होंने पैसे का फार्मूला तैयार किया, और 2012 के विधानसभा चुनाव में 130 टिकट केवल पैसे के बिना पर ही बदले गए थे। उनके बदले जाने की यदि और कोई मानक होती, उसकी अयोग्यता होती, अलोकप्रियता होती, क्षेत्र में कार्य न करने की होती, तो बात समझ में आती। जिनका 130 टिकट इन्होंने काटा, उसमें से 30-40 लोग दूसरी पार्टियों में जाकर जीत भी गए, जो इस बात का प्रमाण है कि वो बहुत ही सक्षम, योग्य, लोकप्रिय और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की चाहत के अनुरूप प्रत्याशी थे। नतीजा ये हुआ कि जहां हमें सरकार की पुनरावृत्ति होनी चाहिए थी, हम मात्र 80 पे आके टिक गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को इन्होंने आर्थिक मानक के आधार पर ही तय किया, और उस समय क्योंकि चुनावी वर्ष था, जल्दी जल्दी में जब तय किए जाने लगे, बात पता आई तो बहुत देर हो चुकी थी, और नतीजा ये हुआ कि एक भी सांसद जीत नहीं आया, हम 0 पर आउट हो गए। 2017 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन में जब वही फार्मूला फिर शुरू किया, तो मुझे लगा
कि एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मान्या बहन जी तक पहुँचाया जाए। मैंने समय मांगा, समय दिया और 31 अगस्त 2015 को लगभग 1.25 घंटे हमारी उनकी लंबी वार्ता हुई, जिसमें उन सारी तथ्यों को रखा कि मानिया बहन जी, इस आर्थिक पैमाने के नाते ही हम 2012 में सरकार में नहीं आ पाए, 2014 में हम जीरो पर आउट हो गए, लेकिन 2017 हमें बहुत संभल कर चुनाव लड़ना है, क्योंकि दो चुनाव में अच्छे परिणाम न आने के चलते कार्यकर्ता हताशा और निराशा की ज़िंदगी जी रहा है। हमें उसका हौसला अफजाई करना है, इसलिए बहुत सोच समझ करके अच्छे, समर्पित, लोकप्रिय, अपनी अपनी समाज में पैठ रखने वाले बहुजन समाज के मिशनरी, जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया जाए। पैसा का मानक प्रत्याशियों के चयन में खत्म कर दिया जाए। उन्होंने दुहाई दी कि बिना पैसे की पार्टी कैसे चलेगी। हमने इस बात पर भी कहा, निवेदन किया कि बहन जी, पैसा हमारे लिए मजबूरी नहीं है। 4 बार हमारी सरकार रह चुकी है। हमें याद है जब एक भी दिन की सरकार नहीं थी तो साहब जो भी उनको 10-10, 5-5 हज़ार रुपया दौरे पे मिलता था, उसको कार्यकर्ताओं में बांटते थे। हर प्रत्याशी को 25,000, 40,000 देते थे। आपकी 4.5 महीना की सरकार थी, उसके बाद आपने स्वयं चुनाव लड़ने के लिए हमको भी 2 लाख रुपया दिया, अन्य प्रत्याशियों को भी 1-1 लाख रुपया हमारे कहने पर दिया। तो उस समय पैसे का मोह नहीं था, उस समय प्रत्याशियों को जिताने का मोह था। तो जो भी था उसमें हम पैसा बांटते थे। आज तो पैसा 4 बार सरकार बनने के बाद आज तो पैसा आपके पास पर्याप्त है। पैसे के अभाव में पार्टी की गतिविधियां रुकने वाली नहीं है। कार्यकर्ताओं का समय समय पर सहयोग आता रहता है। आपको मेंटेनेंस खर्च हर विधानसभा से आता है, सस्ता शुल्क हर विधानसभा से आता है। इसलिए जो छोटे मोटे पार्टी चलाने के लिए खर्च होने वो आते रहते हैं। अलग से जो टिकट के नाम पर बड़ी रकम ली जा रही है, जबकि आज वर्तमान में आप किसी दलित वर्कर को भी चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं देती हैं। ऐसी हालत में इस पैसे की जरूरत कहाँ रहती है। तो इस पर उन्होंने सुना मुझे बहुत गंभीरता से। मैंने सोचा था कि बहन जी इस पर अमल भी करेंगी, लेकिन उनकी ये पैसे की लालच हवस में बदल गई और आज हालात ये हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 बार बदला जा रहा है। पैसा कितना बड़ा अमाउंट होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम पैसा लेकर के आने वाले का तुरंत टिकट हो जाता है, जिसका पहले जमा होता है उसका कट जाता है। और केवल टिकट मिलने और कटने का आधार पैसा रह गया है। ज़्यादा पैसा पाने वाला पाता है, कम पैसा देने वाला कटता है। तो इससे हालात ये है कि जहां उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश में गरीबों पर हो रहे जनजातीय अत्याचार से मुक्ति मिलेगी, फिर से बाबा साहब का भीषण मारवन काशीराम जी का विचारधारा पर सरकार चलेगी, लेकिन उस पर उन मंसूबों पर पानी फेरने का काम मानिया बहन जी कर रही हैं। और इनकी इस गतिविधियों से हमारा बेसिक कार्यकर्ता नाराज था। जो पोलिंग बूथ, सेक्टर और विधानसभा का कार्यकर्ता है वो परेशान था, क्योंकि पंचायत के चुनाव में भी पहली मर्तबा इन्होंने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं से 2.5 लाख रुपया, सामान्य से 5 लाख रुपया लेना शुरू कर दिया, जो इनके हवस की इंतहा हो गई। तो हमें लगा कि वैचारिक राजनीति करने वाले के लिए अब यहाँ कोई स्थान नहीं रह गया है। हमें कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कई बार सावधान करने के बाद भी मानिया बहन जी अपने मनमानेपन से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमको यहाँ से हटना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके जहाँ मैं 20 साल रहा हूँ, एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पार्टी के प्रति समर्पित होकर अनुशासन में चलकर मैंने बहन जी के नेतृत्व में काम किया। इसी मजबूरी के तहत हमको अलविदा कहना पड़ा। अगर हम बात करें जो सदन में मैंने महसूस किया था कि जिस ढंग से आजम खान साहब का आपने पक्ष रखा था, क्या तब सुगबुगाहट हो गई थी कि आप पार्टी छोड़ेंगे और आपका मनमुटाव शुरू हो गया था? देखिए, कई ऐसे मौके आए
जब सरकार पर मैंने कड़ा प्रहार किया तो मानिया बहन जी स्वयं कभी दिल्ली से और कभी लखनऊ के अपने आवास से मुझको टेलीफोन पर हिदायत दिया कि भाई इतना कड़ा नहीं बोलना चाहिए, विरोध करो लेकिन दायरे में रह करके। वो तो हमें कड़ा प्रतिवाद भी नहीं करने देती थी। यहाँ तो मैंने यहाँ तक प्रस्ताव रखा था कि बहुजन समाज पार्टी के पास 2 नेता विरोधी दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। क्षेत्र में, प्रदेश में जहाँ भी जनजातीय अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, बलात्कार होती हैं, हम लोगों को खुली छूट दीजिए वहाँ जाने के लिए, जिससे कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के घाव पर मलहम लगा सके। इन्होंने रोका था, मुझे खुद रोका, सिद्दीकी साहब के सामने रोका कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर आप वहाँ जाओगे तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था टूटेगी, हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगेगा, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी जोनल कोऑर्डिनेटरों पर सौंपती हूँ। क्या सतीश मिश्रा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये लोग आपसे बाद में आए पार्टी में, लेकिन इनको आपसे ज़्यादा तरजीह मिलती थी, क्या छोड़ने का एक कारण ये भी है? यह छोड़ने का आधार हो ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी तरजीह दिया जाए, हम न किसी से कभी ईर्ष्या रखते हैं, न भय रखते हैं, न डरते हैं, क्योंकि हमको अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा है। कोई कितनी भी मेहरबानियां पाले, अगर उसके अंदर अपनी क्षमता और प्रतिभा नहीं है तो कृपा पर ज्यादा दिन तक आगे नहीं जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को, हमको अपनी भी क्षमता और प्रतिभा पर भरोसा है, इसलिए मैंने कभी भी अंदर पार्टी के अंदर किसी भी अपने साथी के साथ न दुराव किया, न भेदभाव किया, न गुटबाजी की, न किसी के खिलाफ मैंने कभी टिप्पणी की, न सामने न विरोध में। मैं सबको अपना परिवार मानता रहा और इसीलिए किसी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुराव हमारा रहा ही नहीं।